हेलो दोस्तों, वेलकम स्मार्ट लाइफ सक्सेसफुल चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल रहता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि। इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है? जिसमें बच्चे का किसी भी विषय का आकलन किया जाता है, वो उपलब्धि परीक्षण होता है। ये प्रगतिशील परिवारों में अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपयुक्त सभी? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष की होती है और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। दोस्तों, एक बात याद रखना, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है और जबकि उत्तर बाल्यावस्था को खेलने की आयु कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है? बिल्कुल होता है। विकास वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है। विकास संशोधन योग्य होता है? संशोधन भी होता है। विकास केवल, दोस्तों जहां भी केवल वर्ड आ जाए आपको देखते ही हटा देना है, क्योंकि विकास केवल संस्कृत से ही प्रभावित होता है। यह गलत है। विकास केवल संस्कृत से प्रभावित नहीं होता, अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है। तो ये आपका गलत आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या गिलफोर्ड? दोस्तों, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत तो फ्रायड पढ़ा था, फ्रायड में तो है नहीं। फ्रायड इसका राइट गलत आंसर हो गया। नहीं गिलफोर्ड ने दिया था और नहीं कोहलर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा एरिक एरिक्सन। दोस्तों, एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्था बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। फ्रायड के अंदर दोस्तों आपको 2 चीजें याद रखना है। एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि और दूसरी होती है ओडिपस ग्रंथि। अब आपको ये समझना है, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जो लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। और जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो लड़कों में पाई जाती है। ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है क्योंकि जो लड़के वो अपनी माँ से अधिक ज़्यादा प्यार करते हैं और जो लड़की होती है वो अपने पापा से अधिक ज़्यादा प्यार करती है, वो होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि ये आपको फ्रायड के सिद्धांत में याद रखना है। और दूसरा सिद्धांत है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या होता है? गिलफोर्ड का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपको याद रखना है, बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से। अब इसने भी अपनी 3 अवस्थाएं बताई थी। एक बताया था इसने 3 अवस्थाएं बताई थी। संज्ञान, सबसे पहला है संज्ञान, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पाद। ये 3 अवस्थाएं बताई थी। इसके अंदर भी इन्होंने पहले के अंदर 5 अवस्था बताई, दूसरे के अंदर 6 अवस्था बताई और तीसरे के अंदर भी 6 अवस्था बताई थी। और इसके बुद्धि के केवल पहले इसने 120 कोष बताए थे। कितने कोष बताए थे? 120।
लेकिन वर्तमान में भी 120 याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत में कितने कोष हैं, तो आपको 120 ही राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा मनोसमाज के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बालकों में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा प्रथम का छात्र एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, यह उदाहरण है। दोस्तों आपके क्वेश्चन के हिसाब से पता लग रहा होगा, क्योंकि यह सिद्धांत किससे लिया गया है? पावलोव के सिद्धांत से लिया गया है। पावलोव के सिद्धांत से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुबंधित सिद्धांत का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत होगा नहीं, क्योंकि ये किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। अब जीन पियाजे का सिद्धांत ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। एस्टेट हो, सी टेट हो, रीट, किसी भी एग्जाम में जीन पियाजे का सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुबंधित सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? आपको ऑप्शन देख के ही हटा देना चाहिए। जो आंशिक क्रिया का नियम है ये थोरनडाइक का उपनियम है, ठीक है। अब एक आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम होगा नहीं, क्योंकि इसमें आता है तत्परता का नियम, ये इसका 3 नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। एक आता है प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव के नियम में इसने संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं? असंतोष। संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं प्रभाव के नियम को। और अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं? अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग अनुपयोग के नियम। क्या कहते हैं? उपयोग अनुपयोग के नियम किसे कहते हैं? अभ्यास के नियम। ये थोरनडाइक ने बताए थे। प्रभाव का नियम संतोष असंतोष का नियम, और अभ्यास का नियम उपयोग अनुपयोग के नियम। जब एक अध्यापक सफलता का एहसास कराता है तो किसको होता है? प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है? चलना, रेंगना, हथेली दबोच लेना या बैठना? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चलना। हमारे शरीर की जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वे गामक कौशल के अंतर्गत आती हैं। इसमें श्रेष्ठ गामक कौशल पूछा है, तो इसमें चलना ऑप्शन है। अगर इसमें दौड़ना होता तो वो सबसे बेस्ट होता, क्योंकि दौड़ना इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर चलना होगा। दोस्तों इसमें एक पूछा जाता है सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल, और एक पूछा जाता है स्थूल गामक कौशल। अब इनको समझिए। सूक्ष्म कौशल होता है हमारा जो छोटी क्रियाएं होती है, जैसे लिखना हो गया, लिखना हो गया, ये हमारी सूक्ष्म क्रिया है। अब जैसे दौड़ना हो गया, दौड़ना, दौड़ना क्या है हमारा? दौड़ना हो गया हमारी स्थूल क्रिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण है? प्रक्षेपण, तार्किकरण, तादात्म्यकरण या दमन? दोस्तों समायोजन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि ये तर्क दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा तार्किकरण। दोस्तों प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है, प्रक्षेपण होता है अपनी गलती को दूसरे पर डालना। मतलब जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और वो किसी बच्चे को आ नहीं रहा है। जैसे आपके लिए दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो अध्यापक पर दोष देता है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता। तो ये होता है हमारा प्रक्षेपण, दूसरे पर अपनी गलती को दूसरे पर ठहराना, वो क्या होता है? प्रक्षेपण।
तादात्म्यकरण क्या होता है? दूसरे के अनुरूप जैसे बनना, मतलब दूसरे के जैसा व्यवहार करना, किसी को देखकर अपना उसका जैसे व्यवहार करना, वो होता है तादात्म्यकरण। दमन क्या होता है? दमन होता है अपनी किसी इच्छा को दबा देना। जैसे कोई सरपंच है तो इलेक्शन में हार जाता है तो वो अपनी दबी हुई इच्छा को दबा देता है, तो वह क्या होता है? दमन होता है। जैसे कोई सरपंच इलेक्शन में हार जाता है तो वो अपनी जो हारने की वह उस चीज को दबा देता है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, वो होता है दमन। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है अपना विस्थापन का। विस्थापन भी पूछा जाता है, ये हमारी समायोजन की युक्तियां हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है अपने गुस्से को दूसरे पर उतारना। जैसे कोई वर्कर है, वर्कर किसी मालिक की डांट खाकर अपनी पत्नी पर गुस्सा उतार देना, ये क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है। विस्थापन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन का दूसरा नाम कहते हैं हम आक्रामकता। अगर ऑप्शन में आक्रामकता आ जाए तो भी ये भी हमारा विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन में त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम, आत्मिक क्रिया का नियम और बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये तीनों थोरनडाइक के सिद्धांत से लेकर जिनके जो उपनियम है, जो पर्यटन त्रुटि के सिद्धांत वो किस नियम पर आधारित है? बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।